साधन न्यूज के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में अपने साप्ताहिक इस कार्यक्रम में आज हम नेत्र रोग से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ में विकास मिश्रा जी हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और साथ ही रंजीत अग्रवाल जी हर सप्ताह की तरह हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े रहेंगे। आप दोनों का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करूँगा। और चूंकि नेत्र एक अहम हिस्सा होता है शरीर का, जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं, और जो नहीं देख पाते उनसे पूछे कि नेत्र क्या चीज़ होती है तो बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं। लेकिन नेत्र जो भगवान ने जो इसे दिया है, उसको किस तरह से हम देखभाल करें और किस तरह से इसको देखभाल करने की आवश्यकता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर विकास मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, अगर आंखों से संबंधित बीमारियों को समझा जाए तो प्रमुख रूप से कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें काफ़ी गंभीरता से उसको देखने और समझने की आवश्यकता है? आंखों पे आमतौर पर हर बीमारी को गंभीरता से लेना जरूरी है। एक आंख के ऊपर आप देखेंगे पलकों की बीमारियां होती है, जो पलके में उसके बाद आप जो अभी सबसे कॉमन चीज होती है रिफ्रैक्शन की, मतलब देखने में तकलीफ होती है। देखने में तकलीफ होती है जब चश्मे का नंबर हो, मोतियाबिंद हो, या रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो। तो हमारा मेन एम रहता है कि लोगों की रोशनी मच जाए। दूसरी छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे आंख के आईलिड में इन्फेक्शन हो गया या कंजक्टिवा में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इन सब का ट्रीटमेंट प्रॉपरली समय पे हो जाए तो आगे की परेशानियां नहीं होती हैं। आजकल ये देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि चश्मा पहनना उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते यार हम चश्मा नहीं पहनेंगे। जब उनको कम पावर रहता है, वो शुरू से चश्मा पहने या आंखों का केयर करे तो उनके चश्मे का नंबर नहीं बढ़ेगा। आपकी डायग्नोसिस पहले हो जाए। कोई भी बीमारी तभी बढ़ती है जब हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं या जब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको छोटी सी परेशानी है, आप उस समय एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अगर आपको एक सलाह देते हैं, उस सलाह को आप मानेंगे तो हो सकता है आपकी परेशानियां नहीं बढ़ेंगी। और अभी जो युग आ गया है कंप्यूटर, मोबाइल, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राई आई की। हम क्या करते हैं कि जब भी एक मोबाइल पकड़ेंगे, लैपटॉप पकड़ेंगे, तो हम उस पर कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं, पलक झपकाना भूल जाते हैं। जो पलक झपकाना रहता है ना, इससे क्या होता है कि हमारे आंखों में जो आंसू की ग्रंथि होती है, वो आंसू हमारे कॉर्निया को बचा के रखती है। और ये कॉर्निया में पानी का जो टीयर्स का सर्कुलेशन जब होता है, तभी उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहता है। हम क्या है, जब मोबाइल, गैजेट या कोई भी ऐसा चीज देखते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती हैं, हम पलकों को झपकना भूल जाते हैं। उसके कारण जब थोड़ी देर बाद आप ऐसा लगेगा कि आंख में कुछ चुभ रहा है, आप आंख बंद करेंगे तो आपको ऐसा आंसू का धार बहता है या ऐसा लगता है कुछ अंदर फंसा हुआ है। तो ये ड्राइनेस के कारण होता है, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि बीच बीच में पलक झपकाइए। कोई भी गैजेट यूज करते हैं तो थोड़ी दूरी पे रखिए, 20 इंच की दूरी पे। हर 20 मिनट पे आप 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद करिए और थोड़ा डिस्टेंस को देख के फिर नियर में ऑब्जर्व करिए। इसको हम 20-20-20 रूल बोलते हैं। तो छोटी छोटी सावधानियां रख के हम अपने आंखों को बचा सकते हैं और इस भगवान की दी इस आंखों से हम दुनिया को अच्छे से देख सकते हैं। जी जी जी। रंजीत जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि दो मुख्य बिंदु पे जो एक स्वास्थ्य के साथ शिक्षा की भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य शिक्षा की भी आवश्यकता है। तो अमूमन अभी देखा गया है, जो युवा पीढ़ी जो लड़कियों में देखा गया है, ब्यूटी पार्लर में जो आंखों के ऊपर जो हम मेकअप करते हैं, आंखों के अंदर काजल लगाते हैं और कैसी हम सुंदरता दिखाने के लिए कई केमिकल यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या हमके कितना नुकसान होता है आंखों को? हाँ, ये क्या होता है, जो केमिकल हमेशा नुकसान तो करता ही है। और आंखें जो है ना, कॉर्निया एकदम डेलिकेट एरिया है। इसमें एक तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, मतलब आप आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो कहीं पे भी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है। तो कहीं पे भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है और ब्लड के वेसल्स आते हैं तो आपको देखने में परेशानी होती है। इसका एक ही तरीका है, जब आपको एकदम जरूरी हो मेकअप कराना, मतलब एक रूटीन लाइफ में मेकअप नहीं कराना चाहिए लोगों को। हाँ, कोई फंक्शन है और जितना जल्दी हो आप ये काजल और मेकअप वगैरह है ये सब निकाल दें, उतना अच्छा है, क्योंकि केमिकल आपकी आंखों को नुकसान ही फायदा नहीं करता है। और इसके साइड इफेक्ट हम देखते हैं, कई पेशेंट को आंखें चिपकने लगती हैं, आंखों में पानी आने लगता है और कई बार तो आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। जी जी। कुछ जन्मजात बीमारियों को अगर समझे, क्योंकि जैसे बच्चा जन्म होता है तो अभी भी कुछ रूढ़िवादी परंपराएं ऐसी बनी हुई है
कि बच्चों के आंखों के नीचे काजल लगाया जाता है, वही मोटी मोटी लकीरें देखने को मिलती है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ये ना काजल लगाने से पहले एक बीमारी होती थी जिसको हम ट्रेकोमा बोलते थे, उसमें पूरी आंखें चिपक जाती थी और आंख पूरी, लोग अंधे हो जाते थे। तो ये तो काजल लगाने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद ही कर देनी चाहिए बच्चों में। लेकिन अभी अगर भी कुछ, कोई हाँ, ओकेशन है जिसमें आपको लगाना है तो कभी कभी के लिए आप यूज कर सकते हैं, पर रूटीन में कभी नहीं लगाना चाहिए आंखों पे। जी जी। और कुछ जन्मजात जो बीमारियां होती है आंखों से संबंधित, हम लोग देखते हैं कि जो, पहले जमाने में क्या होता? जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ बताइए ना जी। जन्मजात बीमारी जैसे रहती है कि कई बच्चों की आंखें ही नहीं रहती हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले एक बच्चे को देखा, उसकी एक आंख नॉर्मल थी, दूसरी आंख नहीं थी। जी। तो ऐसे बीमारियों को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बचपन से जब पैदा होते हैं उनको कैटरेक्ट हो गया रहता है, मोतियाबिंद हो गया रहता है। तो ऐसे बच्चों को हमको तुरंत ऑपरेशन करना चाहिए। कुछ बच्चों में देखने में परेशानियां होती हैं, जो रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर होता है आई का। इसमें हम यही बोलते हैं कि जब बच्चे शुरू में तो अच्छे दिखते हैं, पर पीछे उनको ना आंखों के पीछे सफेदी दिखने लगती है। बच्चे तो अपनी परेशानी नहीं बता सकते, माँ बाप उनको देख के अगर प्रॉपर टाइम पे इलाज कराए तो उनकी आंखें बच सकती हैं। तो बच्चों में अगर कोई भी समस्या आपको लग रही है तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा पुराने जन्म के कारण है या पुराना पापों के कारण है, कोई ना कोई रीजन है, उसको साइंटिफिक रूप में हमको क्लेरिफाई करना चाहिए और उसका इलाज अगर हो सकता है तो इलाज कराना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आंखों के कलर भी जो होते हैं काफी डिफरेंस होते हैं, और कई लोगों की आंखें जो होती है लगती है कि बोझिल सी है, मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। तो आंखों के कलर से जैसी होती, हाँ, किसी की आंखें झील जैसी होती, दाने भी बहुत सारे बने हुए हैं आंखों पे। जी हाँ, ये क्या होता है, जो आंखों का जो कलर है ना, ये हमारे प्यूपिल के कारण, जो आइरिस होती है ना, उसके कलर के कारण आता है। तो जो जैसे स्किन का कलर है उसमें मेलेनिन का पिगमेंट होता है, तो कोई सफेद होता है कोई काला होता है, वैसी आइरिस जो होता है उसके ऊपर कलर्स होते हैं, उसमें लेयर्स आते हैं, उसके कारण ही आंख का कलर होता है। किसी का ब्लैक रहेगा, किसी का ब्लू, किसी का भूरा रंग रहेगा, या ऐसे अलग अलग रहते हैं। वो कोई बीमारी नहीं है कि ये डार्क है तो कोई खराब है या ये ब्राइट है तो खराब है, वो कोई बीमारी नहीं है। वो नॉर्मल फैक्टर, जैसा स्किन का कलर है वैसे आइरिस के कलर के कारण आई का कलर आता है जी। और कई लोग क्या करते हैं, ये नेचुरल कलर पाने के लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं। मैं उसी पे आने वाला था। ये बहुत गंदी बात है। कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप उसको केयर कर पाए तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी पूरी आंखों की रोशनी जा सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कॉन्टेक्ट लेंस अपन रखे रहते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या हम लेट तक रखे रहते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी कॉर्निया में लेयर्स आ जाते हैं, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्टेक्ट लेंस अगर आप सावधानी के साथ उपयोग कर सकते हैं तभी करिए, और नहीं तो मत करिए। जी रंजीत जी। डॉक्टर विकास जी, अमूमन देखा गया कि मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए। मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं और कब अपने को ऑपरेशन करवाना चाहिए, और इसमें उम्र का क्या दिखाया गया कि इतनी उम्र के बाद ही मोतियाबिंद होता है, पहले नहीं होता? तो इसमें क्या आम जनता ये सवाल अमूमन पूछती है कि मोतियाबिंद कितने प्रकार के होते हैं? मोतियाबिंद एक्चुअल में मोतियाबिंद का कोई एज नहीं है। मैं ये बताया आपको, कई बच्चे जब पैदा होते हैं तब भी उनको मोतियाबिंद हो गया रहता है, और कई बच्चे ऐसे रहते हैं, मतलब कई ऐसे होते हैं कि जो बूढ़े होते तक उनको कोई परेशानियां नहीं होती हैं। तो मोतियाबिंद का अलग अलग कारण होता है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी जो आंख की लेंस है, जहां पर से लाइट जाती है, वो वहां पर सफेदी आ जाती है। उस सफेदी के आने के कारण लाइट रेटिना पे जा नहीं पाती है। जब लाइट रेटिना पे नहीं जा पाती है तो हमको देखने में परेशानी होती है, और इसका स्टेजिंग होता है मोतियाबिंद का। मतलब मोतियाबिंद तो एक ही होता है, एक जो काला मोतिया बोलते हैं वो ग्लाकोमा होता है, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ा रहता है। वो मिसनॉमस है कि लोग सोचते हैं कि काला मोतिया में मोतियाबिंद काला हो जाता है। जब लेंस काला हो, लेंस की ओपेसिटी आ जाती है, जब ट्रांसपेरेंसी मतलब उसमें पारदर्शिता खत्म हो जाती है,
और लाइट नहीं जा पाता है, तब उसके कारण उसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं कि आंखों में सफेदी आ गई, मोती जैसा दिखने लग गया आंख, और उसके कारण आदमी को दिखता नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था कि पहले जब लेंस नहीं लगाते थे आंखों के अंदर, हम इंट्राओकुलर लेंस लगाते हैं, तो जब आप देखेंगे 80s में 80 से पहले हमारे दादा लोग मोटा मोटा चश्मा लगाते थे ऑपरेशन के बाद में। तो उस समय क्या होता था कि आंखों में लेंस नहीं लगाते थे। उस जमाने में ये बोला जाता था कि जितना आप अपने आंखों से देख सकते हैं पकने दीजिए मोतियाबिंद को, जब एकदम पक जाएगा तो उसको निकाल के हम आपको चश्मा दे देंगे। फिर धीरे धीरे लेंस आया, इंट्राओकुलर लेंसेज आए, फिर ऑपरेशन से हम अंदर में लेंस डाल देते हैं। तो अब आपको देखेंगे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों को चश्मा की जरूरत कम पड़ती है। और अभी तो बहुत सारे रिसेंट एडवांसेस आते जा रहे हैं लेंसों की क्वालिटी पे, पर मोतियाबिंद का ये है कि क्वालिटी के हिसाब से या आपके जॉब को जब अफेक्ट कर रहा है, आपको जैसे दूर का चीज अच्छा दिख रहा है, फिर हम क्या करते हैं पेशेंट को कि मोतियाबिंद जब चालू होता है तो हम उसको चश्मे का नंबर देते हैं। चश्मों से भी हमारे को इम्प्रूवमेंट आता है। जब पेशेंट चश्मों से संतुष्ट हो जाता है कि हाँ मुझे बराबर दिख रहा है, तो हम उनको बोलते हैं भाई आप चश्मा पहनिए और अपना काम करिए। जब उनको चश्मे से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तब उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। और स्टेजिंग 5 स्टेजेस होते हैं मोतियाबिंद के। आमतौर पे हम स्टेज 3rd या 4th पे ही ऑपरेशन का सलाह देते हैं कि आदमी उस समय चश्मे से भी फायदा कम रहता है और उनकी तकलीफें भी कम हो जाती हैं ऑपरेशन के कारण। तो मेरा ये कहना है कि मोतियाबिंद जब भी लगे तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिए, और उसके बाद उसकी स्टेजिंग के हिसाब से अगर आप उनको चश्मे से फायदा नहीं होगा तो हम उनको ऑपरेशन की सलाह देंगे। चश्मे से फायदा होता है तो चश्मे का नंबर देते हैं। और ये जो मिसनामर है ना कि इस एज ग्रुप में ही होता है, ये गलत है। मोतियाबिंद एक बच्चे को पैदा होने के बाद से हो सकता है और एक बूढ़े को भी नहीं हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि 50 के आसपास में पॉपुलेशन को ज्यादा होता है मोतियाबिंद। तो हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो हम 50 वालों को ही ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है। तो डॉक्टर मिश्रा जी, ये जो मोतियाबिंद जब दोनों आंखों में एक साथ होती है, कभी कभी अमूमन देखा गया दोनों आंख में मोतियाबिंद का डॉक्टर सलाह देते हैं कि दोनों आंखों में मोतियाबिंद होता है, तो दोनों आंखों का ऑपरेशन, दोनों में आंखों में ऑपरेशन करवाने के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? हाँ, यूजुअली क्या होता है कि दोनों आंख में मोतियाबिंद, क्योंकि हमारी बॉडी एक साथ ही एजिंग प्रोसेस पे जाती है और एक ही साथ ही सारे चीजों को झेलती है ना, तो 19-20 का दोनों में रहता है। तो हम ये बोलते हैं एक आंख से दूसरे आंख में कम से कम 10 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि हम एक आंख में ऑपरेशन किए हैं, उसमें कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है या पेशेंट को कोई परेशानी है हो रही है, तो हम पहले उसको देखते हैं। जब हफ्ते 10 दिन के बाद हमको लगता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम दूसरे आई को चेक करते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि कम से कम आपको 1 महीना वेट करना चाहिए जब तक आपका एक आई चश्मे से इम्प्रूवमेंट हो गया, क्योंकि हम 1-1.5 महीने के बाद चश्मे का नंबर देते हैं और तब तक हमको वेट करना रहता है। पर किसी को हड़बड़ी है तो 10 डेज के बाद हम ऑपरेशन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को मिला था कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद में अंधत्व के केसेस बढ़ गए थे, क्योंकि उसमें प्रोटोकॉल का पालन सही तरीके से नहीं किया गया था और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी फैल चुकी थी। लोग घबराने लगे थे मोतियाबिंद के ऑपरेशन से। ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए? हाँ, ये सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअल में जहाँ पे भी ऑपरेशन होता है वहाँ के रिकॉर्ड्स प्रॉपर चेक होने चाहिए और डॉक्टरों को भी यही सलाह देना चाहिए कि भाई जिनमें ऑपरेशन की जरूरत है वहीं पे ऑपरेशन करें। एक्चुअल में जो आप बोल रहे हैं ना, ये इस कारण होता है कि लोग फ्री में इलाज होगा करके भीड़ में आ जाते हैं, उनको डॉक्टर के पास टाइम कम होता है, या फिर आप बोले कि भीड़ में कोई पेशेंट छूट जाता है प्रॉपर डायग्नोज होने से, या जो गांव का पेशेंट आता है वो फॉलो अप पे नहीं आता है। जैसे अगर एक पेशेंट आया, अगर हमने उसका ऑपरेशन किया था, हम उस पेशेंट को एक दिन रखे, अगले दिन उनको छुट्टी किए, फिर बोलते हैं कि भाई आप 1 वीक के बाद आके दिखाइए। अगर आपको कोई परेशानी बीच में लगती है, आंखों में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो आप तुरंत आके दिखाइए। अब गांव के पेशेंट क्या होता है, जब दूर से वो आते हैं तो उनको अगर आने में परेशानी हुई या नहीं आए, वो बोलते हैं अरे यार छोड़ो, भगवान के भरोसे अब आंख खराब हो गई, तो उसमें समस्या हो जाती है। अदरवाइज ऑपरेशन, आजकल जो ऑपरेशन है इतना अच्छा है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम है
और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बस यही है कि इसमें दोनों का ही फॉलो अप जरूरी रहता है, डॉक्टर का और पेशेंट का भी। क्या होता है, हमको पेशेंट को भी उतना मोटिवेट करना रहता है कि भाई आपको कोई भी परेशानी हो आप तुरंत हमको बताइए। तो उनको एक कांटेक्ट नंबर और इन चीजों को बता के समझा के भेजना जरूरी है। और एक डायबिटीज जो होती है पेशेंट को जो रहता है पहले से, उसकी भी जानकारी अगर साझा कर ले, क्योंकि कई बार इसकी भी अनदेखी होने की वजह से कुछ गंभीर स्थितियां बन जाती है। डॉक्टर साहब से संपर्क करेंगे, संपर्क टूट गया रंजीत जी, क्योंकि आपने भी देखा कि जो कैंप लगते हैं, कैंपों की क्या स्थिति रहती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब। हाँ, एकदम एकदम सही बोल रहे हैं जी। ये जो क्या होता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन जब करते हैं तो हमको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने रहते हैं। चेकिंग बहुत जरूरी है, पेशेंट का ब्लड शुगर, बीपी और जनरल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को अनदेखी करेंगे तो कल के दिन पेशेंट को परेशानी होती है और डॉक्टर को भी परेशानी होती है। तो पेशेंट को, हमको जो हमारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हम तो यही बोलते हैं कि भाई आप कम से कम हमको 2 वीक का अपना शुगर कंट्रोल करके दिखाइए, उसका रिपोर्ट दिखाइए, और ऑपरेशन से पहले भी एक बार शुगर चेक करते हैं, और जितने बार हमारे पास वो फॉलो अप में आते हैं हॉस्पिटल में हम एक बार उनका शुगर और चेक करते हैं, क्योंकि उनका शुगर हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और पेशेंट को अगर आप समझाएंगे तो पेशेंट मान जाता है, क्योंकि उसको भी अपनी आंखों की रोशनी देखनी है। एक्चुअल में क्या होता था, जब ये ऑपरेशन फ्री में हो रहे थे कैंप में, अभी जो 2 पीरियड मैंने देखा कि जब ऑपरेशन कैंप में होते थे और अब ऑपरेशन लोग पेमेंट में करा रहे हैं, तो पहले जो फ्री वाले आते थे ये उतने ओरिएंटेड नहीं रहते थे कि हमारे आंखों में हमारे को क्या परेशानी। गांव का कोई बंदा बोला कि मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ आंखों में, बगल वाला बोला कि चल मेरे भी आंख में तकलीफ है, वो भी ऑपरेशन कराने आ जाता था। अब क्या है, जब उनको पेमेंट देना रहता है तो वो ये सोचते हैं कि भाई मेरे को सही में तकलीफ है तभी मैं इलाज कराने आऊंगा, और पेशेंट कॉन्शियस रहता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है और मुझे ये फॉलो करना है, और रिजल्ट अच्छे आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और कैंप में आंखें खराब होती हैं ऐसा नहीं रहता है, बस आपको आपकी टीम अच्छी होनी चाहिए। क्या और ये एक छत्तीसगढ़ में भ्रांति फैल गई, कुछ कैंपों की जो स्थिति निकल के सामने आई और पिछली सरकार की जो स्थिति रही है, कहीं ना कहीं उस सरकार में जो स्थिति बनी, रंजीत जी उससे भली भांति वाकिफ है, और मुझे लगता है कि उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जो कैंप लगे, कैंप में लगने के बाद में जिस तरह से एक के बाद दो के बाद तीसरे कैंप में आंखें चली गई, बालोद, बिलासपुर, कई जगहों के ऐसे कैसे निकल कर सामने आए थे। रंजीत जी। जी जी। देखिए, इसमें 2 चीजें मुख्यतः सावधानी बरतनी पड़ती है। हम जिस ऑपरेशन रूम में ऑपरेशन करते हैं उस ऑपरेशन रूम की अच्छी तरह व्यवस्थित होनी चाहिए, जो इक्विपमेंट है सही सलामत होनी चाहिए, जो हम कपड़े जो और बाकी चीज जो इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेशन के समय, उस चीज का भी अपने को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। पर कभी कभी अमूमन ये देखा गया है कि हम सस्ते इक्विपमेंट लेके आ जाते हैं, सरकार एक टेंडर प्रक्रिया जारी करती है कि जितने सस्ते हो उतने सस्ते इस्तेमाल किया जाए, पर इससे कभी कभी इसमें मरीजों के आंखों के भी नुकसान उठाना पड़ता है, भरपाई करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन के समय हमें इस चीज की सावधानी बरतनी पड़ती है। पर कहीं ये भी देखा गया है कि हम सरकार जो एक टारगेट देती है कि आपको महीने में इतना ऑपरेशन करना है, तो उस टारगेट को फुलफिल अप करने के लिए वहाँ के जो अधिकारी रहते हैं उस चीज को वो लोग तुरंत ये कर लेते हैं कि भाई हमको टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरा करने के लिए हम ऑपरेशन कर लेते हैं। पर व्यवस्थित नहीं होने से उसका नुकसान आम जनता को, जो मरीज रहते हैं आंखों के, उनको उठाना पड़ता है। तो इस चीज में सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है, और इसमें प्राथमिकता डॉक्टर को देनी चाहिए कि व्यवस्थित है कि नहीं। जब व्यवस्थित नहीं हो तो डॉक्टर को ऑपरेशन तुरंत रोक देना चाहिए या करना नहीं चाहिए। जब व्यवस्थित हो तभी ऑपरेशन करें इस चीज का। देखिए, डॉक्टर विकास मिश्रा जी से संपर्क टूट गया है, वो हमारे स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहे हैं, और हम उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करेंगे, चूंकि यहाँ पे जो स्थिति है, इस स्थिति में जो हम बातचीत कर रहे हैं काफ़ी अहम बातें निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन डॉक्टर विकास मिश्रा से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विकास मिश्रा हमारे साथ में जुड़ भी चुके हैं, उनका स्क्रीन सामने आ रहा है। हाँ जी डॉक्टर साहब, कुछ व्यवधान आ गया था, आप डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, और तो मुझे लगता है कि इसमें बातचीत जारी रखनी चाहिए। रंजीत अग्रवाल जी का भी अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। एक जो बात मोतियाबिंद को लेकर आपने बात कही कि मोतियाबिंद और ग्लूकोमा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मोतियाबिंद ग्लूकोमा में क्या अंतर है? यस, मोतियाबिंद में क्या होता है कि आंखों में सफेदी आती है, उसके कारण रोशनी कम हो जाती है। लेकिन ग्लाकोमा ऐसा चीज है कि उसमें प्रेशर इफेक्ट बढ़ जाता है। आंखों में जो हमारे एक्वस फ्लूइड होता है, मतलब एक पानी का जो
फ्लो होता है, जो न्यूट्रिशन सप्लाई करते रहता है आंखों में, उसमें एक ब्लॉक हो जाने के कारण क्या होता है कि अंदर का आंखों के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। वो प्रेशर बढ़ने से आंखों का जो नस होता है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व होता है बोलते हैं, उसके ऊपर उसका प्रेशर इफेक्ट आता है, जिससे पेशेंट को पहले पेरीफेरी का चीज दिखना कम हो जाता है, दूर की शेप नहीं दिखेगा, फिर उनको धीरे धीरे बीच का ही दिखना कम हो जाता है। तो ये ग्लाकोमा अलग अलग टाइप के होते हैं। ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है, एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होता है, और नॉर्मल टेंसिव ग्लाकोमा होता है। तो जिन पेशेंट को ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है उनको उतनी तकलीफ नहीं होती, उनकी रोशनी धीरे धीरे जाती है। नॉर्मल टेंसिव ग्लाकोमा में भी प्रेशर बड़ा नॉर्मल रहेगा, लेकिन उनके नसों में सूखना चालू हो जाता है। लेकिन जो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा होता है, जिसमें अचानक से प्रेशर बढ़ा और आंखों की मतलब इतना प्रेशर बढ़ गया कि पीछे नस सूखने लग जाता है, उसमें रोशनी जाने का डर रहता है। बाकी दोनों ग्लाकोमा में हम समय से इलाज करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते रहें तो रोशनी बचा सकते हैं। बस ग्लाकोमा में डॉक्टर मिश्रा जी, अमूमन पिछले 5 साल में पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक सर्वे हुआ था। सर्वे में ये आकलन आंखों के जो ऑप्थल डिपार्टमेंट ने रिसर्च किया था, रिसर्च में ये निकला कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब होते हैं, तालाबों में जिस एक ही तालाब में इंसान हर इंसान उसमें नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और हाथ मुंह धोना हो तो उसमें जानवर जैसे गाय है, भैंस है, उसी में नहाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि एक प्रकार के कीटाणु होते हैं जो हम नहाते हैं तो जीव जंतु से जो कीटाणु निकलते हैं आंखों में चिपक जाते हैं, ये एकदम सूक्ष्म रहता है, जो दूरबीन से ही देखा जाता है। तो उससे बचाव के लिए हमें सरकार ने क्या सोचा, यह योजना लेके कि ऐसी कोई बीमारी है जो हम इससे निजात पा सके? इसके पेशेंट छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है। ये क्या होता है, जो आप बताए ना कि जानवर धोते हैं उसी में आदमी भी नहाते हैं, तो हम इनको ये राइनोस्पोरियोडोसिस करके होता है ऑर्गेनिज्म, तो राइनोमॉस बोलते हैं। जो आप बता रहे हैं ना, एक लाल चिपका हुआ जैसा दिखता है, वो कंजक्टिवा और इसमें चिपका रहता है। तो वो राइनोमॉस का छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा ही क्या बोलना चाहिए कि केसेस मिलते हैं। इंडिया में उतने केसेस नहीं मिलते जितने छत्तीसगढ़ में हैं। और इसका एक ही इलाज है कि हम लोगों को ये जागरूक करें कि भाई आप जानवरों को जिस तालाब में नहलाते हैं या धोते हैं उसमें पब्लिक मत नहाए, या पब्लिक जहां नहा रही वहां से उनको दूर रखें। पर गांव के लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं, और या तो हम जिस जगह पे जहाँ पे इन लोग जानवर को नहलाते हैं वहां पे पानी का शुद्धिकरण कराते रहें, ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं या एलम डलवाएं। पर उसमें क्या होता है कि आप ब्लीचिंग पाउडर ज्यादा डलाएंगे तो आपके जो एक्वेटिक एनिमल है, जैसे क्या कहना चाहिए, मछली वगैरह, ये सब भी मरने का डर रहता है। तो हमको सबसे अच्छा है कि लोगों को ये जागरूक करें कि भाई जिस तालाब में आप जानवर को नहलाते या धोते हैं वहां पर आप आदमी को मत नहलाइए ना, दोनों का अलग अलग कर दीजिए। पर सरकार को इसमें जैसे एक ही ग्रामीण गांव में 2-3 तालाब है तो उस तालाब में एक हिस्सा कर देना चाहिए, भाई इसमें जीव जंतु ही इस्तेमाल तालाब का इस्तेमाल किया जाए। इसमें आम जनता जो किसान ग्रामीण क्षेत्र जो तालाब में नहाते हैं, हम कुआं भी अगर बना देते हैं, नल भी बना देते हैं, उसमें नहीं नहाते हैं, फिर उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में नहाते हैं। उनको जब तक तालाब में नहीं नहाते हैं तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है कि हम तालाब में नहीं नहाए तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि किस गांव में 2-3 तालाब, उस तालाब में कुछ ऐसा फर्क कर दे, इंतजाम कर दे, तो इससे बीमारी जी काफी अहम बात आपने रंजीत जी कही। कुछ अहम बातें यहाँ पे समझ ले डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अगर खान पान को समझे, नेत्र में क्या खाने से हमारी दृष्टि बहुत बेहतर हो सकती है, और साथ ही एक्सरसाइज, आंखों की जो एक्सरसाइज होती है, जैसे त्राजट योगा भी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ अहम जानकारी आप यहाँ पे दे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर आप खाने पीने का बात करेंगे तो हमको विटामिन से भरपूर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ताजे खाने ले सकते हैं। जैसे हम टमाटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। इन सब में विटामिन ए, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, इन सब की प्रचुरता होती है जो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ में हम विटामिन सी के लिए लेमन या आंवला ले सकते हैं। बाकी हमारा खाना रूटीन अच्छा होना चाहिए। आंखों का केयर यही है कि आपको ड्राइनेस से बचाना है,
और जो बताया ना, जैसे अपने को 20-20-20 का रूल फॉलो करना है जब भी हम गैजेट यूज करते हैं। दूसरा आई का एक्सरसाइज होता है, आंखों का मूवमेंट जो हम करते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, और रोटेशन में हम राइट में रोटेट करेंगे, लेफ्ट में रोटेट करेंगे। तो ये सब रोटेशन का जो एक्सरसाइज है, ये दिन में 2 मिनट और सुबह में और शाम में 2 मिनट, हमको सिर्फ 4 मिनट अपनी आंखों को देना है। उससे हमारी रोशनी बहुत अच्छी हो सकती है। और रूटीन में हम फ्रेश खाना खाएंगे तो हमारे जैसे बॉडी बिल्ड होगी, उसके साथ आंखें भी अच्छी रहती हैं। एक में शोध पढ़ रहा था, शोध पत्र, जिसमें कोरोना को लेकर कुछ अहम जानकारी ये दी गई थी कि आंखों के ऊपर चश्मे रहने से वायरस का जो अटैक है वो बहुत कम देखने को मिला। ऐसा कुछ सैंपल इकट्ठा किए गए थे जिसकी जानकारी दी गई थी। क्या ऐसी थी, क्या ऐसी थी? चश्मा लगाने वालों को थोड़ा सा वायरस कम इफेक्ट कर गया? नहीं, अब एक्चुअल में क्या है, देखिए बॉडी में जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव एरिया है वो स्किन है हमारे बॉडी में। उसके बाद जो ओपन एरिया है वो हमारा मुंह है, नाक है और आंख है, जहां से कोई भी इन्फेक्शन डायरेक्टली हमारे बॉडी में घुस सकता है। तो हम या तो नाक से हवा लेते हैं, उसके थ्रू जाएगा, मुंह से खाना खाते हैं, उसके थ्रू जाएगा, और आंखों में कोई भी चीज पड़ गया वो आंसू के थ्रू या तो बाहर आएगा, या आंखों के पास एक नली रहती है जिसको हम अश्रु नली बोलते हैं, वो हमारे गले में जाता है। तो वो आंसू के थ्रू हमारे गले में जाके बॉडी में फैल सकता है। तो ये जो आप शोध पढ़े थे सही था, क्योंकि आंखों में जब कचरा ही नहीं जाएगा या धूल ही नहीं जाएगी या वायरस ही नहीं घुसेगा तो इन्फेक्शन के रेट कम होंगे। पर आंखों से कोरोना बॉडी में फैला, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक मिला नहीं है। हाँ, पर कुछ जगह स्टडी उन्होंने पाया कि कंजक्टिवल इन्फेक्शन कोरोना के कारण बढ़े थे। पर हो सकता है जो आप बोल रहे हैं उसमें रिसर्च होना बाकी है। अभी तो बहुत सारे रिसर्च इस पे आएंगे, पूरे वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, बहुत रिसर्च आएंगे। कुछ अहम बातें डॉक्टर साहब जो आप यहाँ पे रखना चाहिए इस कार्यक्रम के जरिए, अहम जानकारियां? एक तो जो अभी रंजीत जी ने बोला कि पानी वाला, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये केस बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो हमारे को, सरकार को ये करना चाहिए कि अभी जो मनरेगा वगैरह में करते हैं तो जानवरों के लिए एक अलग तालाब हर गांव में बनवा देना चाहिए कि हाँ भाई इसी में ही जानवर नहाए। और दूसरा कि मोतियाबिंद के लिए जो भ्रांतियां फैली है कि ऑपरेशन कराने से आंख खराब होती है, वो गलत है। अगर आप सही समय में सही जगह जा करके एक डॉक्टर से मिलेंगे, और इलाज करने वाला डॉक्टर अगर प्रॉपर केयर करके इलाज करेगा और पेशेंट अपने ऑपरेशन के बाद अपनी हर समस्या को अपने डॉक्टर को बताएगा, तो कभी कोई परेशानी नहीं आती है। ये जो बालोद या बागबाहरा कांड हुआ था, इसमें मेन प्रॉब्लम वही थी कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच इंटरेक्शन कम था। उनको जब प्रॉब्लम आई उन्होंने बताया नहीं। और आंख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको तकलीफ आज हो रही है चालू, और आप 2 दिन भी लेट करते हैं, तो पूरी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए हम लोग पेशेंट को बोलते हैं आपको जितना दिख रहा है उससे थोड़ा भी कम दिखे, या आंखों में थोड़ा भी दर्द हो, तुरंत आके बताइए। देखिए क्या तो है कि नेत्र एक्सपर्ट में भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ऑप्टोमेट्री और ऑप्थेल्मोलॉजी। इसको थोड़ा सा डिफरेंस ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि किसको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि कई लोग रिसर्च करते हैं, कई लोग इस पे काफी छानबीन करते हैं कि उनको कंसल्ट किससे करने की आवश्यकता है। देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट हमारे वो चश्मे के लिए ऑप्टिशियन है। है ना, वो पढ़ते हैं आई डिजीज के बारे में, प्लस उनका मेन रहता है कि वो हेल्पिंग हैंड है एक डॉक्टर के लिए, आई सर्जन के लिए। है ना। अब ऑप्टोम में भी 2 तरह के लिए होते हैं, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है और एक ऑप्टिशियन होता है। जो ऑप्टिशियन चश्मा दुकान वाले होते हैं वो सिर्फ चश्मे का नंबर में स्टडी करते हैं, और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो आई डिजीज के लिए, वो नेत्र सहायक के पोस्ट पे जो रहते हैं, ये जनरल आई डिजीज प्लस चश्मे का नंबर पे रहते हैं। तो अगर आपको चश्मे का ही नंबर में संतुष्ट हो रहे हैं, आपको चश्मा बनवाना है तो आप ऑप्टिशियन के पास जाइए। जी। और आपको आंखों का इलाज कराना है तो आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए। आपने इसको क्लियर कर दिया, क्योंकि इस पे काफी कुछ भ्रांतियां रहती है, क्योंकि समय की कमी है। जी, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डॉक्टर विकास मिश्रा जी आपका, और साथ ही रंजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधन इसमें खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।